हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे सेवेंथ साइंस से चैप्टर नंबर 1। तो हम आ चुके थे क्रियाकलाप 1 में, क्रियाकलाप 1.5। आप लोग भी अपनी बुक्स में साथ साथ में मिलाते जाइए। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। मतलब अपन को क्या करना है, जैसे 2 पौधे हैं एक से, तो उनको एक साथ में लेना है। फिर एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, मतलब 24 4 3 12, मतलब 3 दिन तक के लिए। तो एक को, हाँ, और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखना है। एक को दिन में रखना है और एक को अंधेरे में रखना है। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए, और मतलब जो हमने पुरानी क्लासों में वो आयोडीन का परीक्षण किया था उसको भी हमको करना है। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, और तथा पुनः इनकी पत्ती पर आयोडीन उपस्थित परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहले क्या करना है, जैसे 3 दिन के लिए 2 गमले लेना है एक जैसे, हाँ। तो एक गमले को अंधेरे में रख देना है और एक गमले को सूर्य के प्रकाश जहाँ रोशनी मिलती रहे। तो 3 दिन के लिए वहीं पर रख रहना है ना। उसके बाद फिर उसमें एक परीक्षण होता है, वो करना है आयोडीन के लिए, जो करते हैं अभी और पुरानी क्लासों में किया था। फिर उसके बाद क्या करना है, जो गमला अंधेरे में था उसको फिर से निकाल के सूर्य की रोशनी में रख के उसका फिर से आयोडीन का परीक्षण करना है, और फिर अपन को लिख लेना है कि क्या होता है। फिर देखना है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसाधन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब अभी हमने क्या देखा था कि पत्तियां हरे कलर की रहती हैं, लेकिन अब जैसे जो पौधे जिनकी पत्तियां हरे कलर की नहीं है, हाँ, तो उनमें भी जो है क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी रहती हैं, ये हरे कलर का रहता है ना। आपने गीली दीवारों पर, तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी और काई जैसे, मतलब कई लग जाती है ना, जो उसे कहते हैं कई, हाँ, जैसे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जैसे शैवाल के मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे जो काई लग जाती है ना, अपन देखते हैं कई के नदियों में भी ऐसे पूरी लंबाई में फैली रहती है, तो उसे कहते हैं शैवाल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जो कई रहती है वो भी, उसमें भी क्या है, क्लोरोफिल रहता है, और वो भी जो प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा था भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसमें भी ये भोजन बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, है ना। मतलब पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अलावा और भी क्या खाद्य रहते हैं उनके बारे में हमें बात करना है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किससे करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट बनने की किससे बनता है उनको? प्रकाश संश्लेषण, ये खाना बनाने की प्रोसेस है उनकी। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? अब हमें बात करना है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ऐसा पदार्थ है जिसमें सब कुछ रहता है, ऑक्सीजन रहती है ना, और हाइड्रोजन रहती है, नाइट्रोजन। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन है वो इसमें पौधों में कहाँ से मिलती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
सो हम पढ़ रहे थे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं और इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। अब हमें बताना है कि ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निरुक्त करते हैं। मतलब हाँ, मतलब क्या करते हैं, जैसे अब वो डायरेक्ट तो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो जो कुछ जीवाणु ऐसे प्रेजेंट रहते हैं मिट्टी में, जो क्या है उसकी मदद करते हैं जिससे पौधों तक नाइट्रोजन मिल जाए। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा किसान जो वो डालते हैं यूरिया में नाइट्रोजन, उसके द्वारा ही नाइट्रोजन की जो पूर्ति हो पाती है। अब इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plant of a same kind, keep one in the dark or in the black box for 72 hours and the other in sunlight। मतलब पहले को एक को सनलाइट में रखना है और दूसरे को डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। और आयोडीन टेस्ट कैसे करना है आप पुरानी क्लास में देख सकते हैं वीडियोज़ में, उसमें 6th क्लास की, उसमें आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days। उसके बाद क्या करना है, जो पॉट आपने डार्क रूम में रखा था उसको 3-4 दिन के लिए सनलाइट में फिर से रख देना है। उसके बाद फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। एंड इट्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment marks the green color. Photosynthesis takes place in these leaves। और ये leaves जो दी गई हुई हैं इन सभी में ऐसा नहीं है कि यदि ग्रीन कलर नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, उन सभी में भी क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। You often see slimy green patches in the ponds and stagnant water bodies। मतलब हम जो है तालाब या झरने वगैरह तालाब में जब देखते हैं ऊपर हरे कलर के जो ग्रीन पैचेस रहते हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और इन्हें हम एल्गी बोलते हैं, जो आपने कई देखी होगी उसकी बात कर रहे हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो एल्गी है आपने तालाबों वगैरह में देखी होगी, वो भी उसका ग्रीन कलर इसलिए रहता है क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल रहता है उसमें, और वो अपना फूड भी फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी जो बनाते हैं फूड, उसके बारे में हम बात करेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और ये सभी प्रोटीन और फैट्स को भी सिंथेसाइज करने में यूज होते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस
विच कंटेन्स नाइट्रोजन, मतलब जो ये प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हमें करना है कि पता करना है नाइट्रोजन कहाँ से आती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द ईयर, मतलब ईयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, मतलब डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं सीधी जो प्रेजेंट है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अनस्टेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू सॉइल, मतलब जो बैक्टीरिया रहते हैं कुछ, वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं अनस्टेबल फॉर्म में, जिससे वो इसके पौधों के काम में आती है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर, और पानी के साथ भी ये जो है गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑल्सो यू माइट हैव seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil, मतलब जो किसान है वो भी इन सभी को ऐड करते हैं, जिसमें आप यूरिया देख सकते हैं। In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent and plants can then synthesize protein and vitamins, और इस प्रोसेस से वो प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है। अब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, मतलब और क्या क्या उसमें विधियाँ हैं जिससे उनमें पोषण होता है। ठीक है, कुछ पादप ऐसे, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा है कि जिनमें क्लोरोफिल रहता है वही अपना खाना बना लेते हैं। अब जैसे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं, ये हमें अब पता करना है। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, मतलब वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अभी हमने दो प्रकार की पढ़ी, एक स्वपोषी और एक विषम पोषी। स्वपोषी मतलब जो खुद अपना खाना बनाते हैं, है ना, और विषम पोषी जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो जिनके पास नहीं होगा, जो खाना नहीं बनाएंगे, क्लोरोफिल नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, है ना। तो एक ये पौधा इसमें दिया है परपोषी पादप का अमरबेल। अब इसमें बात करते हैं, इसको ध्यान से देखना है चित्र को। और क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसमें देखो, ये दिखाई दे रही ना, है ना, ये अमरबेल का पौधा है और पादप है। क्यों, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वो है पादप परपोषी कहलाता है। मतलब जैसे यदि अमरबेल हो गई, वो दूसरे पौधे पे उगते हैं, तो उस जिस वाले पौधे पे उग रहे हैं उनको हम कहते हैं परपोषी, मतलब उनके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको मतलब हमें भी, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अमरबेल को जैसे आप इसको अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से अमरबेल एक पादप है जो जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, हाँ, एक प्रकार का पादप है और जिसमें अमरबेल, हाँ, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये देख लो अमरबेल कहाँ लिखा है, अमरबेल नीचे से, ये यहाँ नीचे से। तो इनको हम कहते हैं परजीवी, मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है ना, निर्भर रहते हैं। बस इतना ही। अब आगे पढ़ते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ऐसे पौधे, उनके बारे में हमें
कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या वो है? विषमकारी नहीं लगते। मतलब जैसे अब देखो, अपन ने तो क्या सुना है कि पादप अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। अब कुछ ऐसे पौधे भी रहते हैं जो दो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं ना, उन्हें पचा जाते हैं। ये क्या है? विषमकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादपों को देखिए। इसके घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों में बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों को का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? उनको ख़त्म कर देते हैं ना, तो इनको अपन कीटभक्षी पादप भी कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप एवं संड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण, ये दो प्रकार के जो हैं इनके एग्जाम्पल हैं, है ना। यहाँ पे नीचे इसमें क्या करते हैं? ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये इनकी पत्तियाँ हैं। तो जैसे यदि कीड़ा यहाँ पे आता है तो हाँ, और ये ढक्कन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना। जैसे ही वो अंदर जाएगा तो पूरा उसका जो है, और यहाँ से उसका इसी प्रकार से ये पौधे जिंदा रहते हैं। इनको हम कहते हैं कीटभक्षी घटपर्णी या फिर पिचर प्लांट। ठीक है, अब हम इंग्लिश में बात कर लें। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी जो रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा और क्या क्या जो रहते हैं उससे हमें पढ़ना है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब जो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं रहता है वो कैसे करते हैं? दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करके न्यूट्रिशन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो दूसरे उससे एनर्जी देते हैं, इसलिए हाँ। डू यू सी a yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of tree? This is the plant called cuscuta। इंग्लिश में बोलते हैं उसको cuscuta और हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing। मतलब ये उसका जो जिस पेड़ पे है उसी पेड़ की एनर्जी पूरी ले लेते हैं जो वो फूल बनाते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जो मतलब जिस ट्री पे ये जा रहे हैं उनको अपन बोलते हैं होस्ट ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परजीवी, परपोषी बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट of valuable nutrients, cuscuta is called parasite। मतलब अमरबेल को क्या बोलेंगे अपन? पैरासाइट है, और जो होस्ट पे जा रहा है ना। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। मतलब जो बाकी एनिमल्स है वो भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो क्या वो सभी पैरासाइट्स हुए? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इन योर टीचर। और आप इनके बारे में चाहे तो बात कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हैं। Have you seen or heard a plant that can eat animals? क्या आपने ऐसे इनके बारे में पढ़ा है जो प्लांट्स जो एनिमल्स को खाते हैं? There are a few plants which can trap insects and digest them। मतलब ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं जो इंसेक्ट्स को, हाँ। Is it not amazing? Such plants may be green or some other color। लुक एट द प्लांट। और ये प्लांट पे दिखा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि ये ग्रीन ही कलर के हों,
ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। और ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जग के जैसा जो है, ये क्या है, इसका लीफ का स्ट्रक्चर है। द apex of the leaf formed a lid which can open and close the mouth of the pitcher। और ये जो है ये ओपन होता है और बंद हो जाता है, जैसे कीड़ा यहाँ पे आता है और ये बंद हो जाता है। Inside the pitcher there are hair like which are directed downwards। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hairs। मतलब यहाँ पे अंदर बहुत सारे हेयर्स रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर, जिससे जैसे ही आता है तो वो वहाँ पे फंस जाता है कीड़ा। अंदर की तरफ हाँ। ऐसे रहते हैं तो हाँ। ऐसे फंस जाते हैं तो ऊपर ही नहीं आ पाते। मतलब जैसे देखो, यदि वो ऐसा ये हो गया पिक्चर है ना, जो रेसे हैं वो ऐसे रहते हैं है ना, ऐसे तरफ। अब यदि कीड़ा आएगा तो ये ऊपर ही नहीं जाने देंगे उसको। The lid closes and the insect is trapped। The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। Such insects eating plants are called insectivorous plants। मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम insectivorous plants कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the requirement nutrients from the soil in which they grow। मतलब जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या उसके अलावा भी और भी कुछ उनको प्लांट्स को ग्रो करने में और कौन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी हमें आगे पढ़ना है। ये पिक्चर प्लांट यहाँ पे दिया है, ये सभी इसकी पत्तियाँ ऐसे मॉडिफाई हो जाती हैं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके। अब हम आगे बात करेंगे मृतजीवी के बारे में। आपने बाज़ार में शतरक और मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम रहते हैं ना, जो अलग अलग छत्ते जैसे ऐसे बने रहते हैं। वर्षा के दिनों में, बरसात के मौसम में दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों एवं छाल पर छाते के समान संरचनाओं में गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से आते हैं। अब उनके बारे में आगे बात करेंगे। ये जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी सब्जियां भी बनती है अलग अलग जगह पे। ये इनको बोलते हैं मशरूम। अभी हम क्या करना है, ब्रेड या फिर डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं ऊष्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। मतलब अपन को क्या करना है, रोटी में गीला थोड़ा करके, डबल रोटी आती है जो ब्रेड, उसको उसमें पानी डाल के भिगो के और 2-3 दिन के लिए ऐसा भीगा हुआ रख देना है। और समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचनाएं ना ही दिखाई दें। मतलब ऐसे, हाँ, फंगस जैसे आ जाते हैं। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मजीवी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। मतलब कई बार वो दिखाई दे जाती हैं। यह जीव कवक एवं फंजाई कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, फंजाई, जो संरचनाएं थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं ना। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर, और जो सड़ने वाली चीज़ें हैं उन पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण एवं विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों में से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले को हम मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी का मतलब क्या होता है, मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें वो मरे हुए जो रहते हैं पदार्थ, मतलब जो पूरे खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं,
उनका उनका उपयोग करके जो खाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, मृतजीवी पोषण। और ऐसे जो जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मृतजीवी, जो मरे हुए उनको खाते हैं, मतलब जो सड़े गले उन सब चीज़ों को खाते हैं उनको बोलते हैं मृतजीवी। और उस पोषण को क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण, जिसमें कोई क्या आते हैं, कवक हो गए और फंगाई। उसको अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, कवक और फंगाई ये मृतजीवी के दो उदाहरण हैं यहाँ पर। जी। ये देखो कहाँ, हाँ यह जीव, कवक और फंगाई, फंजाई। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों में उगते हैं, मतलब अचार वगैरह सभी में ये उग जाते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं ऊष्म हो, मतलब नम मतलब जैसे जहाँ नमी रहे, हल्का हल्का पानी। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण हाँ, वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अनुभवों से कवक द्वारा होने वाली नुकसान, कई बार क्या रहता है, वर्षा ऋतु हम देखते हैं कि जैसे कई बार हर एक जगह जहाँ नमी रहती है वहाँ पे ये कवक और फंजाई उग आते हैं, हाँ अलग अलग जगह पे। और यहाँ पे बात करते हैं, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं ऊष्म हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। मतलब जब वो नम चीज़ों पे जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे करके वो फैलते जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? और हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमें उनको बचाना है जिससे वो खराब ना हो। इंग्लिश में हम बात कर लें, इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स, हिंदी में मृतजीवी। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. मार्केट में हमने मशरूम देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or in rotting food during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them, मतलब वो हमें देखेंगे वो कहाँ से है, हाँ कि फंगस हो यहाँ पर, फंजाई। हम बात करेंगे एक्टिविटी के बारे में। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर, मतलब इसको ब्रेड का पीस ले लेना है, उसको हल्का सा पानी में भिगो लेना है। लीव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, मतलब उस पर हल्के हल्के पैचेस आ जाएंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, इनका सबका कलर क्या होगा वो देखेंगे। येलोइश, थोड़े थोड़े येलोइश रहते हैं वो। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब हमें उसे लेंस में देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, उस ब्रेड पे ऐसे हल्के जैसे रेसे जैसे आ जाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, इनको हम क्या कहेंगे, फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, मतलब जो ब्रेड से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, मतलब जो डेड वाले न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड से, उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स, और हम कई बार देखते हैं जैसे गर्मी बरसात के मौसम में हमारे कपड़ों में भी सफ़ेद सफ़ेद कलर के नहीं लग जाते हैं जहाँ नमी रहती है, जैसे पसीने के दाग रहते हैं इस कारण से, तो उन्हें भी फंजाई कहते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट
menace of fungi in your house. The fungi spores are generally present in the air when they laid on wet and warm. This they germinates and grow. Now you can figure out how can we protect, और हमें आगे देखना है कि हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब सहजीवी के मतलब जैसे दो लोग एक साथ रह रहे हैं और आपस में खाना बांट रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे ये दोनों सहजीवी, है ना। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल तथा पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। जैसे अब कुछ कवक जो है फंजाई रहते हैं। अब जैसे किसी के पास पानी नहीं है, दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो उसके पास पानी है, तो दोनों एक दूसरे से ले सकते हैं, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। ठीक है। अब जो लाइकेन है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन जो है उसमें दो प्रकार के जीव रहते हैं। इनमें एक रहते हैं शैवाल और दूसरे रहते हैं कवक। लाइकेन मतलब एक सहजीवियों का उदाहरण है, जिसमें क्या रहते हैं, एक हो गए शैवाल हो गए और दूसरे क्या हो गए, कवक। तो शैवाल में क्या रहता है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है ना। क्लोरोफिल का काम रहता है खाना बनाने में मदद करते हैं। अब कैसे याद करेंगे, शैवाल में क्लोरोफिल है और कवक में क्लोरोफिल नहीं है ना। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था अभी कि क्लोरोफिल खाना बनाने में पौधों की मदद करता है, लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको जल दे देगा, रहने के लिए स्थान, है ना, और बाकी तत्व। तो बदले में वो क्या दे देगा उसको, जो उसने खाना बनाया है वो दे देगा। ठीक है। अब हिंदी में हम इंग्लिश में बात करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स, नहीं आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाना और भोजन दोनों एक साथ करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न the fungus provide water and certain nutrients. In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together. The fungus provide shelter, मतलब जो फंगस है वो क्या करता है, शेल्टर देता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल सब देता है एल्गी को। और एल्गी क्या करता है, जो खाना बना हुआ है वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। हिंदी में क्या बोल रहे थे अभी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यदि आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर कल मिलेंगे, यहीं से शुरू करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।